हमने क्या क्या पढ़ा है? जो एंगुलर मोशन और लीनियर मोशन, उनके हर एक कॉरेस्पॉन्डिंग चीज़ों के बारे में हमने पढ़ लिया। कहाँ कहाँ क्या क्या था अपना? एंगुलर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम, फोर्स, टॉर्क, डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी, है ना। और लास्ट में हमने जो लास्ट टॉपिक में अपना किया था दैट इज मास, जिसके बदले रोटेशनल मोशन में क्या आता है? मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। अब ये जो इनर्शिया है आई से रिप्रेजेंट करेंगे बच्चा इसे, और इसका फॉर्मूला क्या निकला था? एम आर स्क्वायर, एम आर स्क्वायर। ये हमारे पास मूवमेंट ऑफ इनर्शिया का सीधा सीधा फॉर्मूला था। अब हमारे पास देखो जैसे फोर्स था बच्चे, फोर्स का फॉर्मूला क्या था? मास इनटू एक्सेलरेशन। तो टॉर्क का फॉर्मूला क्या होगा? मास की जगह आई, एक्सेलरेशन की जगह एल्फा। लीनियर मोमेंटम मास इनटू वेलोसिटी, तो एंगुलर मोमेंटम क्या होगा? मास की जगह आई, वेलोसिटी की जगह ओमेगा। किसी बच्चे को इसमें परेशानी? सिंपल है, सॉर्टेड है भाई। जहां जहां पे हमारे पास लीनियर में मास आता था वहां वहां पे अब हमारे पास यहाँ क्या लग जाएगा? सर्कुलर मोशन, रोटेशनल मोशन में ओमेगा, वो आई लग जाएगा, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया लग जाएगा। किसी को परेशानी? ठीक है ना। और एक और हमें पता है फोर्स क्या होता था बच्चे? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो टॉर्क क्या आएगा बच्चा? रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम। डन है यहां तक? ठीक है। अब देखो लास्ट टाइम मैंने तुम्हें एक चीज कही थी कि कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के बारे में हमने पिछले लेक्चर्स में भी बात करी थी थोड़ी सी। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पता है सबको क्या होता है? कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या था बच्चे? हमने 9th क्लास से पढ़ना शुरू किया था कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, दैट द टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम इज कंजर्व्ड। अगर एक आइसोलेटेड सिस्टम कंसीडर करते हैं तो उस आइसोलेटेड सिस्टम के अंदर जो टोटल मोमेंटम होगा वो हमेशा क्या रहेगा? कंजर्व्ड रहेगा। अब टोटल मोमेंटम कंजर्व्ड होने का मतलब क्या होता है? टोटल मोमेंटम कंजर्व्ड होने का मतलब होता है कि जो नेट मोमेंटम है, अगर टू पार्टिकल सिस्टम में कंसीडर कर रहा हूं, एक दूसरे से कोलाइड कर रहे हैं, तो इसका मोमेंटम उसमें ट्रांसफर हुआ, इसका मोमेंटम इसमें ट्रांसफर हुआ, लेकिन जितना मोमेंटम पहले था उतना ही मोमेंटम बाद में रहा। या मैं ये लगा लूं सिग्मा ऑफ डेल्टा पी हमेशा जीरो रहेगा। मतलब सिग्मा, या सिग्मा की तो जरूरत ही नहीं, अब सीधा ये लगाओ कि ओवरऑल चेंज इन मोमेंटम क्या रहेगा? जीरो इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स। यही है। तो ऐसे में हम कहते थे मोमेंटम ओवरऑल कंजर्व्ड है, टोटल चेंज इन मोमेंटम शुड बी जीरो। आपस में इंटरनली जो मर्जी हो रहा है, बट ओवरऑल नेट चेंज फॉर द एंटायर बॉडी, टोटल चेंज इन मोमेंटम इज जीरो। दिस इज कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। सिमिलरली हमारे पास रोटेशनल मोशन में आता है बच्चा कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। अब कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम में क्या आएगा कि द टोटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम इज ऑलवेज कांस्टेंट। द टोटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम इज ऑलवेज कांस्टेंट। जैसे कि देखो, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल व्हेन नो एक्सटर्नल टॉर्क एक्ट्स ऑन द सिस्टम, जैसे लीनियर मोमेंटम में मैंने क्या बोला? इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स नेट चेंज इन मोमेंटम ऑफ द एंटायर बॉडी इज जीरो। ऑन द होल पूरे सिस्टम के लिए इफ द एक्सटर्नल फोर्स इज जीरो देन द टोटल चेंज इन मोमेंटम इज जीरो। Similarly in rotational motion, if the net torque or the external torque is zero, if the external torque is zero, then there will be no change in the overall or total angular momentum of the body. Clear है? तो इसका मतलब जो total momentum है, अगर मैं ये कहूँ torque क्या है हमारे पास? dl by dt। देखो बच्चे यहाँ नाम से ही समझ में आ रहा है, अगर मैं टॉर्क को जीरो ले रहा हूँ, मैंने क्या कहा? एक्सटर्नल टॉर्क लग ही नहीं रहा है, तो टॉर्क अगर जीरो है तो dl by dt भी हमारा जीरो आया। dl by dt आया जीरो, इसका मतलब L क्या आ गया? कांस्टेंट। इसका मतलब समय के साथ साथ किसी भी तरीके से L के अंदर कोई चेंज नहीं आ रहा है। दैट मींस टोटल एंगुलर मोमेंटम रिमेन्स कांस्टेंट। और फॉर द एंटायर सिस्टम वी कैन राइट इट एज L1 प्लस L2 प्लस L3 प्लस अप टू सो ऑन Ln इज कांस्टेंट। किसी बच्चे को इसमें परेशानी? ठीक है, क्लियर है ये वाली बात? तो इसका अब मीनिंग, अगर हम प्रैक्टिकल मीनिंग की बात करें तो इसका एग्जैक्ट प्रैक्टिकल मीनिंग क्या है? अब जब हमने कभी अपना जो टॉपिक स्टार्ट हुआ था, मे बी फोर्थ लेक्चर के अंदर था इसी चैप्टर के, जब मैंने तुम्हें कंसेप्ट ऑफ एंगुलर मोमेंटम समझाना शुरू किया था, और मैंने एंगुलर मोमेंटम के इंट्रोडक्शन को बताते हुए मैंने कैप्लर्स लॉ से कहानियां शुरू करी थी, कैप्लर्स लॉ ऑफ प्लेनेटरी मोशन से। अब कैप्लर्स लॉ ऑफ प्लेनेटरी मोशन में क्या था?
हमने क्या पढ़ा था बच्चे, कैप्लस लॉ ऑफ प्लेनेटरी मोशन में जो सेकंड लॉ था उसके अकॉर्डिंगली क्या था, एरियल वेलोसिटी कांस्टेंट थी, दैट इज द टोटल एरिया स्वेप्ट बाय द प्लैनेट इज ऑलवेज कांस्टेंट। तो सेकंड लॉ ये था, लॉ ऑफ पीरियड। लॉ ऑफ पीरियड नहीं था, लॉ ऑफ एरियाज था बच्चे। लॉ ऑफ पीरियड हमारा थर्ड लॉ था, जो सेकंड लॉ है उसमें हमने क्या किया था, एरियल वेलोसिटी कांस्टेंट के बारे में पढ़ा था। पहला लॉ ऑफ ऑर्बिट जिसके अकॉर्डिंगली हमारे पास क्या था बच्चा, फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंगली कि जो हमारे पास ये अपना प्लैनेट्स हैं ये एलिप्टिकल पाथ में घूमते हैं अराउंड द सन, और सन कहाँ सिचुएटेड होता है, किसी भी एक फोकस पे, है ना, किसी एक फोकस पे हमारा सन सिचुएटेड है और उसके आसपास एलिप्टिकल पाथ में हमारे प्लैनेट्स रिवॉल्व करते हैं। सेकेंड लॉ के अकॉर्डिंगली था कि एरियल वेलोसिटी कांस्टेंट। अब एरियल वेलोसिटी कांस्टेंट का मतलब क्या था कि अगर हमने इस तरीके से ये बनाया, अगर ये इलिप्टिकल पाथ में है तो हमने क्या कहा था, अगर किसी एक पॉइंट पे सन सिचुएटेड है तो एक प्लैनेट यहां से यहां आते हुए कुछ एरिया कवर करता है। हमने क्या कहा, यहां से यहां आते हुए लेट अस अज्यूम 30 डेज लगे उसे और उसने ये एरिया स्वीप किया, तो सेम 30 डेज में अगर वो यहां होता तो सेम 30 डेज में जितना वो एरिया स्वीप करेगा वो हमेशा इक्वल रहेगा। तो ये एरियल वेलोसिटी कांस्टेंट थी, इसके बारे में हमने 2-3 बार डिस्कस किया है पहले भी। तो एरिया स्वेप्ट कांस्टेंट क्यों हुआ, अब कहानी आती है ऐसा कैसे हुआ भाई, प्लैनेट जब यहां से यहां चला है तो थोड़ा सा डिस्टेंस मूव किया, वो अलग बात है कि एरिया बहुत ज्यादा स्वीप कर लिया, वहां से वहां जाते हुए उसकी स्पीड तेज हो गई होगी, इसका मतलब हुआ होगा ना। यहां पे अगर उसने सिर्फ इतना डिस्टेंस ट्रैवल किया, यहां प्लैनेट ने इतना सारा डिस्टेंस ट्रैवल किया, तो इसका मतलब इस एंड के कंपैरेटिवली उस वाले एंड पे उसकी जो स्पीड है, अब कौन सी स्पीड, कौन सी स्पीड, एंगुलर स्पीड, वो ज्यादा तेज होगी होगी, वो बहुत तेजी से एंगल बदल रहा है, इस एंगल के रिस्पेक्ट में इस एंगल को देखोगे तो ये इस एंगल से काफी बड़ा एंगल है, तो इसका मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट काफी तेज थी, दैट मीन्स एंगुलर वेलोसिटी बहुत तेज थी। तो इसको समझने के लिए हमने क्या कहा था, दैट दिस प्रिंसिपल वर्क्स ऑन द बेसिस ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। इवन केमिस्ट्री के अंदर जब हम पढ़ते हैं कि जो बोहर भाई साहब ने हमें बताया था दैट इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व इन द ऑर्बिट, तो उन ऑर्बिट्स के अंदर स्पेसिफिकली हमने कहा था कि जो रेडियस है वो किस तरीके से जस्टिफाइड होता है, दैट द टोटल एनर्जी एसोसिएटेड विद द इलेक्ट्रॉन वर्क्स ऑन द बेसिस ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम ओनली। भाई जो भी होगा वो एंगुलर मोमेंटम की कंजर्वेशन के बिहाफ पे होगा। अब एंगुलर मोमेंटम कंजर्व्ड होने से इतनी बड़ी कहानियां क्यों आई, क्योंकि इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस बहुत सारे, हम डे टू डे लाइफ के अंदर बहुत सारी चीजों को देखते हैं जिसमें अपने पास एंगुलर मोमेंटम के काफी सारे एग्जांपल्स बनते हैं। ठीक है, एंगुलर मोमेंटम में सबसे पहले फॉर्मूला बना लेते हैं इसका। देखो मोमेंटम का फॉर्मूला बच्चे मास इनटू वेलोसिटी, एंगुलर मोमेंटम का मास की जगह आई और वेलोसिटी की जगह ओमेगा। अब आई क्या होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मैं स्पेसिफिकली अगर जो स्फेरिकल ऑब्जेक्ट मान लेता हूं तो स्फेरिकल ऑब्जेक्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, एम आर स्क्वायर, एम आर स्क्वायर, वेयर आर इज द रेडियस, एम इज द टोटल मास ऑफ द स्फेरिकल ऑब्जेक्ट। तो एल कैन बी रिटन एज एम आर स्क्वायर ओमेगा, लिख सकते हैं। अब मैं एक काम करता हूं, इसको एक बार हम प्रैक्टिकली सोचने की कोशिश करते हैं। एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम मतलब नेट कंटेंट ऑफ रोटेशनल मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। लीनियर मोमेंटम क्या होता है, लीनियर मोमेंटम होता है नेट कंटेंट ऑफ मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। भाई एक ऑब्जेक्ट में मोशन कितना है, किस तरीके से, किस रफ्तार से, किस गति से वो चल रहा है अलोंग विद द मास, है ना। इसको प्रैक्टिकली हम फिजिकली, जब कोई ऐसे बुकिश डेफिनेशन नहीं है लेकिन हमने डेफिनेशन अपने नोट्स में मैंने तुम्हें स्पेसिफिकली लिखवाई थी दैट इट इज द नेट कंटेंट ऑफ मोशन ऑफ द बॉडी, जो लीनियर मोमेंटम है। अगर बुकिश डेफिनेशन पे जाते हैं तो सिर्फ फॉर्मूला को लिखा हुआ है कि इट इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। सिमिलरली रोटेशनल मोशन की अगर मैं डायरेक्ट डेफिनेशन पे जा रहा हूं तो सीधा सा क्या आएगा, एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ आई इनटू ओमेगा। इसके ऊपर बात नहीं कर रहा मैं, क्या बोल रहा हूं, रोटेशनल मोशन इट इज द नेट कंटेंट ऑफ रोटेशनल मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। अब रोटेशनल मोशन कांस्टेंट है, यहां पर एम आर स्क्वायर ओमेगा। अगर मैं m को हटा देता हूं, मास तो कांस्टेंट है किसी ऑब्जेक्ट के लिए, वो तो बदलेगा ही नहीं, यानी कि सारा गेम r और ओमेगा पे आ गया। अगर मेरा रेडियस कम होगा तो ओमेगा को बढ़ना पड़ेगा कि नहीं, क्यों, l तो कांस्टेंट है।
टोटल मोमेंटम अगर कांस्टेंट है तो आर स्क्वायर ओमेगा हमेशा कांस्टेंट हुआ कि नहीं? बिल्कुल हुआ। तो अगर ये कांस्टेंट है तो अगर मेरे पास रेडियस कम हो जाएगा तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग मेरे ओमेगा को बढ़ना ही पड़ेगा, तभी इन दोनों का प्रोडक्ट कांस्टेंट के इक्वल रह पाएगा। सीधी बात है। या मैं सिंपल भाषा में क्या कह सकता हूं, आर स्क्वायर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ओमेगा। तो यहां पे प्लैनेट में देखो, अगर मेरा आर कम हो गया तो इस जगह पे यहां से यहां ये रेडियस इतना कम हुआ है, तो जितना कम हुआ है उसकी कमी कौन कंपनसेट करेगा? ओमेगा। तो रेडियस के कम होने की वजह से ओमेगा बढ़ जाता है। इसका बहुत एक सिंपल सा सरल सा एग्जाम्पल हमारे पास होता है डे टू डे लाइफ में, हम करके देखना चाहें अभी करके देख सकते हैं। इसमें क्या है कि अगर तुम कभी भी नोटिस करोगे, तुम सबने सुपर हीरोज देखे, शक्तिमान देखा है? जिसने शक्तिमान नहीं देखा है तो गरीबों शक्तिमान देख लो, वो अपना इंडियन हीरो था, सुपर हीरो, ठीक है। वो भाई साहब क्या करते थे, सुपरमैन उड़ रहा है, बैटमैन तो बेचारा लिफ्ट लेके जा रहा है और बाकी सब ऐसे ही चल रहा है, लेकिन जो हमारे पास जो शक्तिमान भाई साहब थे वो क्या करते थे, वो गोल घूमते थे। अब उसका इसमें क्या कंसेप्ट है, अब गोल घूमना है, उसे इतना तेज घूमना है कि स्पिन करके उड़ना शुरू हो जाए। अब वो अगर इतना तेज घूमना चाहता है, उसे ओमेगा बहुत ज्यादा चाहिए, तो उसे रेडियस कम करना पड़ेगा। तो वो कभी भी ऐसे करके नहीं उड़ता था। दो रीजन हो सकते हैं, एक तो आस पड़ोस वालों के थप्पड़ पड़ेंगे, दूसरा रीजन ये हो सकता है ओमेगा कम रहेगा। तो वो हाथ नीचे करता था, एक हाथ करा ऊपर, रेडियस बिल्कुल कम हो गया और फिर वो स्पिन ले रहा था और वो घूमना शुरू कर रहे। मुझे नहीं पता श्री मुकेश खन्ना जी जो मतलब उसमें शक्तिमान थे, उन्होंने वो फिजिक्स लगा के किया था या ऐसे ही हो गया था, लेकिन जेन्युइनली उसको घूमते हुए देखोगे तो उसका स्पिन ऐसे ही था, हाथ ऊपर करता है, बिल्कुल बॉडी कॉन्टैक्ट होती है और उसके हिसाब से वो घूमना शुरू कर रहे हैं, ओमेगा बहुत ज्यादा। इसका एक बहुत सिंपल सा और क्या एग्जांपल है, तुमने कभी उनको देखा जो स्विमर्स होते हैं, जो डाइव लगाते हैं और वो क्या करते हैं, वो रोल कर रहे होते हैं। तो उनको कभी भी किसी वीडियो में नोटिस करना या लाइव नोटिस कर पाओ तो देखना, जब वो डाइव मारते हैं ना ऊपर से, तो वो बॉडी अपनी कर्ल कर लेते हैं, बिल्कुल अपने नीज को चेस्ट पे लगा के हाथ से होल्ड कर लेते हैं, और वो जब तक होल्ड करके रखेंगे तब तक बॉडी स्पिन करती है, और जैसे ही उन्हें पानी में लैंड करना तो वापस से अपनी बॉडी खोल लेते हैं और वो सीधा लैंड हो जाते हैं। इसका मतलब जब तक वो कर्ल करके रखी हुई थी, बॉडी क्लोज करी हुई थी, मास तो कांस्टेंट था, वेट कांस्टेंट था, जो एंगुलर मोमेंटम है वो कांस्टेंट है, क्योंकि जिस पुश के साथ उन्होंने घूमना शुरू किया वो तो उतना ही था। उन्हें इनिशियली टॉर्क मिला एक बार, उससे जो एंगुलर मोमेंटम में चेंज आना था वो तो उतना ही हुआ। तो नेट टोटल एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट, बॉडी का मास कांस्टेंट, दो चीजें उसके हाथ में थी जो डाइवर है, एक ओमेगा और एक आर। हाथ में कैसे, उसने क्या किया, पैरों को चेस्ट तक लेके आया, बॉडी बिल्कुल इतनी हाइट से एकदम से छोटी हो गई, तो जो रेडियस था ओवरऑल बॉडी का कम हुआ कि नहीं? रेडियस कम हुआ तो ओमेगा बढ़ गया, ओमेगा बढ़ा तो बहुत तेज तेज घूमने लग गया वो, और गोल घूमा। अब जब उसे लैंड करने की बारी आई तो उसे घूमना नहीं है, क्योंकि घूमते हुए लैंड करेगा तो गलत से सलत कहीं से भी गिरेगा, चोट खाएगा। तो उसने क्या किया, बॉडी खोल ली अपनी, अब खोली तो ओमेगा बिल्कुल रिड्यूस हो गया और वो सीधा जाके हाथ या जैसे उसे लैंड करना था उस तरीके से वो लैंड कर गया। ये बात समझ में आई है? इसका एक जो सिंपल एग्जांपल मैं यहां बोल रहा था, कोई दो मोटी मोटी किताबें उठा के लाओ वहां से, एक बारी साइड साइड में करना है और ना पता क्या करना है, ऐसे नहीं, हाँ बस ऐसे करके घूमना है। पता कैसे घूमना है, जैसे एग्जैक्टली हाथ पकड़ा, हटो, उड़ेगा, हाँ हो सकता है उड़ जाएगा, शक्तिमान होगा तो साइड होना बच्चा, ऐसे करके घूमना है, जैसे ऐसे करके, वो एक पैर पे नहीं घूमते, ऐसे, बस यही करना है, ठीक है। हाँ एक पैर पे घूमना है बिल्कुल। बस करना क्या है, जब तू घूमेगा ऐसे, मैं करके दिखा देता हूं, देखो खुद नोटिस करा, देखो मैं जब पैर ऊपर लिफ्ट कर लेता हूं उसके बाद तो मेरी बॉडी में कुछ नहीं है ऐसा जिससे मैं तेज घूम सकूं। ध्यान से करना, देखना, ये घूमा और मैं जैसे ही क्लोज करता हूं तो मेरा जो स्पिन है वो तेज हो गया। अगर दूर दूर हाथ थे तो बहुत धीरे घूम रहा था मैं, अगर कोई आके खुद ट्राई करेगा ना तो तुम्हें बहुत डिफरेंस दिख जाता है इस चीज में। ये देखो यहां से जैसे मैं घूमा, ये देखना, ये घूमा और जैसे ही मैं क्लोज कर रहा हूं तो तेज था, दूर करते ही फिर मैं रुक गया। ये एग्जैक्टली हो क्या रहा है, जब मेरे हाथ दूर थे मैंने ये क्यों मंगाए, ताकि मास डिस्ट्रीब्यूशन थोड़ा बेटर हो जाए। अब मुझे तेज घूमना था तो मैंने हाथ क्लोज करे, रेडियस कम हुआ तो बहुत तेज घूम गया। करके देखो बच्चे। बात आता है बच्चों थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस एंड थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस। सुनो जरा, थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस एंड परपेंडिकुलर एक्सिस, इसकी डेरिवेशंस नहीं है। थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस एंड परपेंडिकुलर एक्सिस का सिर्फ रिजल्ट याद रखना है और इसकी सिर्फ हमें क्या याद रखनी है, स्टेटमेंट, इसकी डेरिवेशन नहीं है। लिख लो एक बारी, मैं बता देता हूं। थ्योरम
of parallel axis. इसकी पहले डेफिनेशन लिख लेते हैं. अकॉर्डिंग टू थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस, movement of inertia of a rigid body about any axis AB. According to theorem of parallel axis, movement of inertia of a rigid body about any axis AB is equal to, ये क्या है, एक rigid body जिसमें एक्सिस ऑफ रोटेशन मैंने बनाया AB, और ये AB किसी भी सेंटर ऑफ मास से नहीं जा रहा, रैंडम कहीं से है. ठीक है, तो मुझे इस AB के अलॉन्ग मूवमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है. तो इसके अकॉर्डिंगली, थ्योरम के अकॉर्डिंगली क्या है, द मूवमेंट ऑफ इनर्शिया along the axis of rotation AB is equal to movement of inertia about another axis KL, movement of inertia about another axis KL passing through center of mass C of a body in the direction parallel to AB. In the direction parallel to AB, plus the product of mass of the body and the square of the perpendicular distance between the two parallel axes. इनके बीच का perpendicular distance कितना है बच्चा, h मान लेते हैं. तो according to theorem of parallel axis, movement of inertia across AB is equal to movement of inertia across another parallel axis passing through center of mass IKL plus product of the total mass of the body times square of the perpendicular distance between the two axes. क्लियर है? इसी फॉर्मूला को ही लिखा है सिर्फ स्टेटमेंट में, that movement of inertia across any axis of rotation AB is equal to the sum of movement of inertia across another parallel axis KL passing through center of mass and the product of the total mass of the body and square the distance between, ठीक है, square the distance between the two axes. Done? क्लियर है बच्चा ये? हाँ जी, किसी को परेशानी? ठीक है ना. तो इस थ्योरम का हमें कोई प्रूफ निकालने की जरूरत नहीं है. अपने लिए स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, डायग्राम इंपॉर्टेंट है, और ये फाइनल जो रिजल्ट है ये इंपॉर्टेंट है. क्लियर है? थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस के बाद आता है बच्चा थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस. Theorem of parallel axis and theorem of perpendicular axis. लिखो बच्चा इसकी भी स्टेटमेंट. According to theorem of perpendicular axis, the moment of inertia of a plane lamina, बच्चा एक बार ये समझ लो साथ के साथ और लिखते रहो. ये देखो, यहां पे मान लो ये x एक्सिस और ये y एक्सिस है और ये z एक्सिस. अब हमारे पास एक प्लेन लैमिना मतलब क्या होता है, जो एक टू डायमेंशनल स्पेस होता है. तो ये टू डायमेंशनल स्पेस जो है वो एक्स और वाई प्लेन के अंदर रखा हुआ है. समझ रहे हो? जैसे कि अगर जो एग्जैक्टली ये है, ये एक्स वाई प्लेन है और इसके ऊपर की तरफ जेड आएगा, तो प्लेन लैमिना इस पर रखा हुआ है एक्स वाई प्लेन के अंदर. क्लियर है? ये एक्स और ये वाई, इस प्लेन में कोई एक प्लेन लैमिना रखा हुआ है और जेड इज द एक्सिस ऑफ रोटेशन. तो हमारा जो प्लेन लैमिना है वो कहां रखा हुआ है बच्चा? वो हमारा एक्स वाई प्लेन के अंदर ऐसे रखा हुआ है रैंडम. क्लियर है? तो अकॉर्डिंग टू दिस, इस टाइम पे एक्सिस ऑफ रोटेशन कहां है बच्चा? अलोंग जेड. एक्सिस ऑफ रोटेशन कहां है? जेड एक्सिस के अलोंग. तो अकॉर्डिंग टू द थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस, द मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द प्लेन लैमिना, दैट इज द टू डायमेंशनल बॉडी ऑफ एनी शेप और साइज अबाउट एनी एक्सिस ओ जेड, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया अक्रॉस जेड एक्सिस, ये जो ओ जेड है, अक्रॉस दिस to the plane of the lamina is equal to the sum of the moment of inertia. It is equal to sum of moment of inertia of about any two mutually perpendicular axes OX and OY
in the plane of lamina meeting at the point where the given axis OZ passes through the lamina। बहुत सरल भाषा में बताऊं तो भाई जो हमारा प्लेन था, इसको पहले ये लिख लो और ये हमारा रिजल्ट है। मैं इसको अब समझा देता हूं। देखो बहुत सिंपल तरीके से बता रहा हूं। ये हमारे पास एक बुक है और ये किस में है बच्चा, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के अलॉन्ग, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के अलॉन्ग है। यहां पे मान लेते हैं, देखो ओरिजिन कहां था, यहां से ऐसे ओरिजिन यहां था, तो इसके अंदर से जेड एक्सिस गया। प्लेन लैमिना कहां है, एक्स वाई एक्सिस के अंदर। हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसके अलॉन्ग निकालना है, जेड एक्सिस के अलॉन्ग। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज दिस प्लेन लैमिना अक्रॉस द एक्सिस which is perpendicular to the plane is equal to the algebraic sum of the moment of inertia of the two axes of rotation which are mutually perpendicular to each other, parallel to the plane lamina, and are at the same point from which we have to find out the moment of inertia of perpendicular axis along the perpendicular axis। समझ में आई ये बात। एक प्लेन लैमिना का अगर मुझे उसके परपेंडिकुलर एक्सिस के अलोंग ओजेड वाले के अलोंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है तो वो आई एक्स और आई वाई का सीधा सीधा एल्जेब्रिक सम होगा। आई एक्स और आई वाई इस प्लेन लैमिना के पैरेलल एक्सिस हैं और ये परपेंडिकुलर है उन दोनों के। डन है। तो दिस इज थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस एंड परपेंडिकुलर एक्सिस। सिंपल है बच्चा, लिख लिया। अब हमारे पास आता है बच्चा मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सर्कुलर रिंग। ठीक है, मिटा दूं। इनकी डेफिनेशंस बेसिकली स्टेटमेंट्स, डेफिनेशन तो इन्हें डिफाइन नहीं करे, सीधा स्टेटमेंट दी है। स्टेटमेंट और मैथमेटिकल फॉर्मूलाज, बस यही चाहिए, प्रूफ नहीं है। अब हम निकाल रहे हैं बच्चा मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सर्कुलर रिंग। ये डेरिवेशन एग्जाम्स में आ सकती है। मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सर्कुलर रिंग ये निकालते हैं। देखो बच्चे, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सर्कुलर रिंग, मान लेते हैं एक रिंग है अपने पास ऐसे, ठीक, और इस रिंग का एक्सिस ऑफ रोटेशन आ गया ऐसा। डन है। ये रिंग है, इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन आ गया ऊपर से नीचे, इसका नाम रख लो वाई ओ वाई डैश। ये इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन आ गया और इसका रेडियस मान लेते हैं कैपिटल आर। यहां से ये आ गया रेडियस आर। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं बच्चा, एम, कैपिटल एम इज द टोटल मास ऑफ द रिंग। मास पर यूनिट लेंथ कितना आएगा, मास पर यूनिट लेंथ इज टोटल मास अपॉन टोटल लेंथ। टोटल लेंथ इज सर्कमफ्रेंस। क्लियर है ये? मैंने क्या मान लिया, कैपिटल एम इज द टोटल मास ऑफ द रिंग, 2 पाई आर इज द सर्कमफ्रेंस। तो मास पर यूनिट लेंथ हमारे पास इसकी निकल गई है वैल्यू। अब मास पर यूनिट लेंथ से अगर मैं यहां एक छोटा सा एलिमेंट अज्यूम कर लेता हूं, स्मॉल लेंथ डीएल वाला। ठीक है, मैंने क्या किया, डीएल मान लो, डीएक्स मान लो, जो मानना है इसको हम मान सकते हैं, यहां डीएक्स मान लो। तो ये मैंने क्या किया, छोटा सा एक एलिमेंट मान लिया जिसकी लेंथ क्या है, डीएक्स। अब एक बात बताओ बच्चे, ये क्या कितना मास था, मास पर यूनिट लेंथ। डीएम मान लेते हैं, स्मॉल मास ऑफ द डीएक्स, तो उसकी वैल्यू क्या होगी, जो मास पर यूनिट लेंथ है, अगर मैं उसको उस एलिमेंट की, स्मॉल पार्ट की, स्मॉल एलिमेंट की लेंथ से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो उस छोटे से पार्ट का मास निकलाएगा कि नहीं। ये समझ में आई है? मास पर यूनिट लेंथ को अगर मैं गिवन लेंथ से मल्टीप्लाई कर दूं तो अपने पास मास ऑफ दिस एलिमेंट आ जाएगा। बिल्कुल ठीक है। अब एक बात बताओ बच्चे, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला क्या होता है? अगर मैं मूवमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लेता हूं सिर्फ उस एलिमेंट का, डीएक्स एलिमेंट का, तो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला क्या होता था, एम आर स्क्वायर, सीधा होता था। तो एम की जगह डीएम आर स्क्वायर। अब डीएम की वैल्यू क्या निकलेगी, एम बाय 2 पाई आर इंटू डी एक्स इंटू आर स्क्वायर। किसी बच्चे को इसमें परेशानी? डन है। आर से स्क्वायर कट गया तो एम बाय 2 पाई इंटू आर डी एक्स आया कि नहीं। एंड दिस इज इक्वल्स टू मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ स्मॉल एलिमेंट अलोंग वाई ओ वाई डैश। डन है। सिंपल सी काम किया, अभी तो कुछ भी नहीं किया मैंने, मास की वैल्यू डाली है, सिंपल। अब हम यहां पे क्या करते हैं, देखो मेरे को मिला है किसका, इस छोटे से एलिमेंट का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। अगर मैं इसको इंटीग्रेट कर दूं
तो यही लेंथ ओवरऑल चेंज होके क्या आएगी, पूरे सर्कमफ्रेंस के बराबर आएगी कि नहीं। ये जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो तो छोटे से एलिमेंट का था, उस छोटे एलिमेंट की लेंथ कितनी है, dx। अगर मैं टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना चाहता हूं तो मैं इंटीग्रेट कर देता हूं m/2πr dx को, ठीक है ना। मैं इसको ओवरऑल इंटीग्रेट कर देता हूं, और इंटीग्रेट कहां से कहां जाएगा, x की वैल्यू 0 से लेके x की वैल्यू 2πr तक। हाँ जी, यही होगा कि नहीं बच्चा, x की वैल्यू 0 से लेके x की वैल्यू 2πr तक मैंने इंटीग्रेट कर दिया, क्योंकि इसकी मिनिमम लिमिट क्या जा सकती है, x इज इक्वल टू 0, मैक्सिमम लिमिट क्या जा सकती है, x इज इक्वल टू 2πr। किसी बच्चे को इसमें परेशानी, डन। m कांस्टेंट, r कांस्टेंट, 2π कांस्टेंट, इंटीग्रेशन ऑफ dx बच गया सिर्फ। तो इंटीग्रेशन dx की इंटीग्रेशन क्या होती है बच्चे, एक तरह से 1 dx की इंटीग्रेशन हो गई x, जिसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर रहे हैं हमारे पास आ गया 1 की इंटीग्रेशन x इज इक्वल टू 0 से 2πr, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट डालो, mr/2π, अपर लिमिट इज x की जगह 2πr माइनस 0, 2π से 2π कट गया, ये क्या बच गया हमारे पास, mr²। तो दिस इज द फॉर्मूला फॉर मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ सर्कुलर रिंग। क्लियर है, ठीक है। एक पार्टिकल का जितना निकला था जिस हिसाब से mr², इसके सेंटर से अगर किसी रिंग से जाता है तो उसका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया mr² आ जाता है। क्लियर है, सेम रिंग, सेम कंडीशन, सेम सब कुछ। अब मैं एक्सिस ऑफ रोटेशन बदल देता हूं, रिंग ऐसे रखी और इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन यहां से ले जाते हैं टेंजेंट के अलावा, समझ रहे हो, कड़ा है किसी के पास अभी। पहले हमने जब मूवमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला है इस एक्सिस के अलोंग निकाला, अब मैं किसके अलोंग निकाल रहा हूं, इस वाले के अलोंग, जो ये है, ये क्या है, टेंजेंट डायरेक्शन में इसके साथ। तो एक बात बताओ, जो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया इसके साथ था और ये वाला है, ये क्या हो गए, ये मूवमेंट ऑफ इनर्शिया एक दूसरे से परपेंडिकुलर हुए कि नहीं, ध्यान से देखो, ये एक दूसरे से बिल्कुल परपेंडिकुलर के जैसे हुए। और अगर मैं मूवमेंट ऑफ इनर्शिया मान लो, एक देखो हमें कहाँ कहाँ निकालना है, मैं इसके अलोंग निकाल सकता हूँ, मैं डायमीटर के अलोंग निकाल सकता हूँ, देखो क्योंकि डायमीटर भी तो है ही, जो Ix और Iy के अलोंग निकलेगा, है ना। तो इससे पहले एक काम करते हैं, डायमीटर के अलोंग निकाल लेते हैं, और ज्यादा आसान हो जाएंगी चीजें, वो भी बताता हूँ क्यों। ये देखो यहाँ पे Ix और यहाँ पे Iy, हमने अभी किसका निकाला है, Iz के अलोंग। तो अब एक बात बताओ बच्चा, Ix मान लो ऐसा था, Iy इसके अलोंग था, हमने निकाला था Iz जो बीच में इसके म्यूचुअली परपेंडिकुलर था, तो जो Iz निकला था वो मान लेते हैं mr² था। अभी अभी तुमने करी थी थ्योरम दैट Iz इज इक्वल टू Ix प्लस Iy, करी थी कि नहीं, जो थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस थी ऐसी ही थी। तो थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस के अकॉर्डिंगली इसके अलोंग मूवमेंट ऑफ इनर्शिया xi, इसके अलोंग Iy, बट ये सर्कुलर रिंग है तो इसका तो Ix और Iy जहां मर्जी से लो, ये हर तरीके से एक ही वैल्यू देने वाला है, तो Ix और Iy तो सेम नहीं होने चाहिए, तो मैं इसको ट्वाइस ऑफ Ix लिख लूं चाहे, इज इक्वल टू Iz। तो Ix की वैल्यू क्या निकल गई, Ix इज इक्वल टू हाफ ऑफ Iz, निकल गया कि नहीं। और Iz क्या था बच्चा, mr², तो हमारे पास Ix निकल गया हाफ mr², यानी कि मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रिंग अक्रॉस इट्स डायमीटर कितना निकल गया, हाफ mr²। ठीक है, किसी भी डायमीटर के अक्रॉस अगर मैं मूवमेंट ऑफ इनर्शिया निकालूंगा तो हमारे पास क्या आएगा, mr² आएगा। क्लियर बात है ये। अब अगर मैं इसके पैरेलल वाले के लिए निकालना चाहता हूं, अगर मैं इसके पैरेलल वाले के लिए निकालना चाहता हूं, तो पैरेलल वाले में मूवमेंट ऑफ इनर्शिया का क्या फॉर्मूला था, ये देखो हमें पता है रिंग का सेंटर ऑफ मास यहां से जाता है, तो इस Iy और जिसके अलोंग मूवमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, रेडियस है कि नहीं, रेडियस के बराबर का परपेंडिकुलर डिस्टेंस है दोनों के बीच में, और दोनों एक्सिस कैसे हैं, पैरेलल, एक ऐसे और एक ऐसे, ये दोनों पैरेलल हैं कि नहीं, एक डायमीटर के अक्रॉस है और एक टेंजेंट है जो डायमीटर के पैरेलल है। तो थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस लगा दूं, अकॉर्डिंग टू द थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस द मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, दिस मूवमेंट ऑफ इनर्शिया अलोंग द टेंजेंट व्हिच इज पैरेलल टू द डायमीटर is equal to the sum of moment of inertia across Iy plus
total mass of the object, that is of the ring, times square the distance, perpendicular distance between the two axes. हुआ कि नहीं है? और Ix और Iy अल्टीमेटली इक्वल ही थे, तो Iy और Ix की वैल्यू क्या है? हाफ एम आर स्क्वायर, वैल्यू डाल देंगे, हाफ एम आर स्क्वायर प्लस एम आर स्क्वायर, एड ऑन किया तो 3/2 एम आर स्क्वायर इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया along the tangent which is parallel to the diameter. क्लियर है ये? थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस एंड परपेंडिकुलर एक्सिस लगाने आ गए इसमें। डन, करो फटाफट से। अब हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे अक्रॉस द टेंजेंट, लेकिन वो टेंजेंट ऐसे नहीं है, वो ऐसे है, समझ पा रहे हो? इस तरीके से। तो अगर ऐसे टेंजेंट है तो इसकी बारे में थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस लगेगी कौन से के अलोंग? जो उसके रिंग के सेंटर से जा रहा था और लैमिना के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में था जो एक्सिस। ये मुझे किसके अक्रॉस निकालना है? इस वाले के अक्रॉस। तो एक बात बताओ, इसके अक्रॉस हमने निकाला था एम आर स्क्वायर, इसके लिए निकालना है बीच का डिस्टेंस कितना? आर। तो सेम थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस, सॉरी थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस लग जाएगी। तो इसके लिए क्या लगेगा? इसका नाम मान लो मैं आई रख लेता हूं, इट इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर प्लस एम आर स्क्वायर, तो 2 mr स्क्वायर आ गया इसके लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक बात है? अब जो मोमेंट ऑफ इनर्शियाज हैं बाकी देखो बच्चा, रिंग के हो गए, डिस्क, सिलेंडर, रॉड, इन सबकी डेरिवेशन इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे लिए, लेकिन उनके फॉर्मूलाज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चंस के अंदर यूज हो सकते हैं। तो ये लिस्ट है हमारे पास। जैसे सबसे पहले हमारे पास क्या? यूनिफॉर्म रेक्टेंगुलर लेमिना ऑफ लेंथ एल एंड बी, जिसमें हमें निकालनी किसके अक्रॉस है? परपेंडिकुलर टू द लेमिना थ्रू इट्स सेंटर, इट इज इक्वल टू एम इंटू एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई 12। ये सेकंड वाले का पढ़ के बताया मैंने पहले। हाँ जी, लैमिना बच्चा किसी और चीज को नहीं कह रहे। जैसे प्लेन है, ये प्लेन लैमिना है, इसको कहते हैं, जो प्लेन सरफेस है उसी के लिए यूज कर रहे हैं। अगर सबसे पहले वाला देखोगे यूनिफॉर्म रॉड के लिए, परपेंडिकुलर टू द रॉड, उसका हमारे पास आएगा 1/12 एम एल स्क्वायर। एल हमारे पास क्या रहेगा बच्चा? रॉड जो लेंथ की, उसकी रॉड की लेंथ है। ठीक है। यूनिफॉर्म सर्कुलर रिंग परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन एम आर स्क्वायर, यूनिफॉर्म सर्कुलर रिंग ऑफ रेडियस आर, डायमीटर के क्रॉस एम आर स्क्वायर बाई 2, यूनिफॉर्म सर्कुलर डिस्क ऑफ रेडियस आर और एक्सिस ऑफ रोटेशन परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन एंड थ्रू द सेंटर, तो हाफ एम आर स्क्वायर हो गया। यूनिफॉर्म सर्कुलर डिस्क ऑफ रेडियस आर, डायमीटर के अक्रॉस 1/4 एम आर स्क्वायर। एनुअल सिलेंडर जो अपना नॉर्मल है, रिंग है, इसके लिए सेंट्रल एक्सिस के अक्रॉस हाफ एम R1 का स्क्वायर प्लस R2। ये क्या है? इंटरनल रेडियस और एक्सटर्नल रेडियस, दो अलग अलग रेडियस है। रिंग है बट थोड़ी मोटी रिंग है, तो उसका इंटरनल और एक्सटर्नल रेडियस अलग रहेंगे उसके लिए। ये सारे के सारे अगर ध्यान से देखो, कोई एक आता होगा ना तो उसकी हेल्प से, मतलब जैसे अगर जो मुझे किसी एक के एक्सिस के अलोंग पता है तो बाकी पैरेलल और परपेंडिकुलर एक्सिस से निकल जाएंगे। ये बच्चे तुम सबको याद रखना है।